नेक्स्ट पार्ट। सुलेमान साहब को शदीद किस्म का दिल का दौरा पड़ा था। वो सीसीयू कार्डियक केयर यूनिट में थे और इनकी हालत ठीक नहीं थी। बाकी सब कहाँ थे इसे कुछ पता नहीं था। वो तो बस दोनों हाथों में सर थामे बेंच पे बैठी रोई जा रही थी। कार्डियो में कौन आ रहा था कौन जा रहा था इसे होश ना था। वो फिर से टाक्सम फर्स्ट एड हॉस्पिटल के सर्द मौत के सन्नाटे जैसे कॉरिडोर में पहुंच गई थी। वो आप बेहतर हैं, यकीन करो वो ठीक हो जाएंगे, जहां के साथ बेंच पे बैठते हुए बोला। रात से वही था जो सारी भागदौड़ कर रहा था। ताया वगैरह तो सुबह आए थे और वो अब तक पूरे खानदान को वो वजह भी पता चल चुकी थी जो अब्बा की बीमारी का बाइस बनी थी। रोहेल ने शादी कर ली थी। ठीक है, बहुत से लड़के अमेरिका में शादी कर लेते हैं, सबके वालिदैन को हार्ट अटैक नहीं होता, मगर रोहेल ने 2 साल से शादी कर रखी थी और सबसे बढ़कर के इसने एक नेपाली बुद्धिस्ट से शादी की थी। अब्बा कदरे रोशन ख्याल थे, मगर अपनी इकदार और मजहबी हदूद का पास इन्हें बहुत था। रोहेल के हवाले से उन्होंने बहुत ख्वाब देखे थे, बहुत मान था इनको इस पे। वो एक दफा कहता तो सही, मगर इसने खुद ही सारे फैसले कर लिए। शायद वो जानता था कि कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लड़की बुद्धमत की पैरोकार थी। मुसलमान तो छोड़ो, वो अहले किताब भी ना थी कि ऐसी शादी जायज नहीं। वो मुसलमान होने को तैयार ना थी और रोहेल इसको छोड़ने पर राजी ना था। अपनी हदूद का मजाक बनाने पे अलग दुख था। जहां से तस्दीक कर लेने के बाद उन्होंने रोहेल को फोन करके जब पासपोर्ट की तो फिर सख्त तल्ख कलामी से होती हुई बात बाप बेटे के एक संगीन झगड़े तक चली गई। अब्बा ने गुस्से में से सख्त बुरा भला कहा और फिर हर ताल्लुक तोड़ दिया, मगर फोन कॉल की डोर टूटने से कबल ही वो ढह से गए। फुप्पा और फातिमा उस सारे मामले की गवाह थी। मालूम नहीं वो क्यों सोती रह गई। जब मैं रोहेल के पास रात रहा था तब उस लड़की ने मुझे ट्रीटमेंट दी थी। उन्होंने कुछ नहीं बताया, मगर मैं जान गया था कि इनके दरमियान क्या है। इसके कोई साल डेढ़ बाद उन्होंने शादी की थी। ये मुझे बाद में अमेरिका में मुकीम एक दोस्त ने बताया। कितनी देर ऐसी बातें छुपती हैं। मामू को भी किसी अजीज से खबर मिल गई होगी। वो नम आंखों से सर हाथों में दिए सुनती रही। इसे रोहेल या इसकी बीवी में कोई दिलचस्पी ना थी, इसे सिर्फ अब्बा की फिक्र थी। 2.5 माह कबल का वाकया फिर दोहराया जाने लगा था। फिर अलामती खुशबू में एक मोहब्बत को खोने लगी थी क्या। जब मुश्किल इन्हें अब्बा से मिलने की इजाजत मिली तब वो गुनूदगी में थे और वो इनके करीब बैठी अंदर ही अंदर रो रही थी। आंखें खुश्क हो चुकी थी, मगर हर आंसू आंख से तो नहीं गिरता ना। शायद अगर अब्बा के दोस्त ईशान अंकल मिलने ना आते तो वो आंखों से भी रोने लग जाती, मगर इन सब के सामने खुद को मजबूत जाहिर करना था। फातिमा निढाल थी, मगर सबीन फुप्पो बहुत हिम्मत से काम ले रही थी। सुलेमान बहुत मजबूत है बेटा, फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगा। ईशान अंकल को छोड़ने वो फातिमा के साथ बाहर तक आई तो वो तसल्ली देने लगी। वो अब्बा के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो इनको ज्यादा नहीं जानती थी, मगर फातिमा वाकिफ थी। इनके साथ इनकी बेटी भी थी, 15-16 साल रिजा, जो कद और जहनी तौर पर अपनी उम्र से पीछे थी। कदरे अब नॉर्मल बच्ची या घुंघराले बालों वाला सर झुकाए मुसलसल अखबार पर कलम से कुछ लिखती रही। रिजा बहुत ज़हीन है। इसकी निगाहों को अपनी बेटी पे पाकर ज़ीशान अंकल मुस्कुराकर बताने लगे, इससे वर्ड पजल और क्रॉसवर्ड्स खेलने का बहुत शौक है। पूरा चार्ट हल करने में कई दिन लगा देती है, मगर कर लेती है। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सुनती रही। वो अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ रखते थे, चाहे घर हो या ऑफिस। मोहब्बत थी या फिक्र या फिर दोनों। इनके जाने के बाद वो कुछ देर के लिए घर आई थी। घर पे वहशत और वीरानी छाई थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। वो अभी अबाया उतार ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। इस रोज के बाद मेजर अहमद ने आज कॉल की थी, मगर इसने कॉल काट दी। वो बार बार फोन करने लगा, मगर हया ने फोन बंद कर दिया। वो इस आदमी से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी, जरूरत ही नहीं थी। अब्बा अभी अस्पताल में थे। आज सबीन फुप्पो और फातिमा इनके पास थी। वो और जहां घर पे थे। वो शाम का वक्त था, मगर रोशनी बाकी थी। हया छत पे मुंडेर के साथ लगे झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देख रही थी। आज इन पे साए नहीं गिर रहे थे, मगर वो फिर भी मुरझाए हुए लग रहे थे। इनका इस घर में ख्याल रखने वाला जो था
वह ख्याल रखने की पोजीशन में नहीं रहा था। इसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हो? जहां हौले से इसके साथ आम बैठा। तुम्हारे सामने हूँ, तुमने खाना खा लिया? हाँ नूर बानो मेरा खाना ले आई थी और तुमने? नूर नहीं है, वो अभी तक गमलों को देख रही है। वो इसे सर्जनिश करने ही लगा मगर रुक गया। मुंडेर के सुराख से इसे कुछ नजर आया था। सुनो, ये आदमी कौन है? कौन? हया ने जरा चौंक कर गर्दन फेरी। मुंडेर के सुराख से नीचे ताया के लॉन के मंजर वाजे थे। वो अपने ड्राइवर पे खड़े एक साहब के साथ बातें कर रहे थे जो सियाह सूट में मरबूत ब्रीफ के साथ में लिए थे। वो इन्हें नहीं पहचानती थी। पता नहीं, इसने लाताल्लुक से शाने उचकाए। मेरा ख्याल है ये वकील है। तुम्हें कैसे पता चला? इसके सूट का रंग तो सिंपल ब्लैक है और मगर टाई देखो, जेट ब्लैक है, वकील की मखसूस टाई। वो आंखों की पुतलियां सुकेड़े इनको देखते हुए कह रहा था। और मेरा ख्याल है वो अभी इधर आने का इरादा रखते हैं। हया ने जरा हैरत से इसे देखा। वो अपने ड्राइवर पे खड़े हैं। तुम्हें कैसे पता कि इनका क्या इरादा है? गौर से देखो, फुरकान मामू के जूते का रुख किस तरफ है। हया ने गर्दन जरा ऊंची करके देखा। ताया अब्बा के जूतों का रुख नामहसूस अंदाज में इनके घर के दरमियान दरवाजे की तरफ था। इंसान जिधर जाने का इरादा रखता है उसके पांव खुद ब खुद इधर ही मुड़ जाते हैं, चाहे वो साकिन खड़ा हो या बैठा ही क्यों ना हो। अगर दुरानी गुफ्तगू तुम्हारे मुखातिब के जूते तुम्हारे मुखालिफ सिमत हो तो इसका मतलब होता है कि वो बोर हो रहा है तुमसे। हया ने बेख्तियार जहान के जूतों को देखा। इसके सियाह तस्मे वाले बूट सीढ़ियों के दरवाजे के सेम थे। उस फाइल में क्या हो सकता है? अब वो जरा उलझते हुए कह रहा था। हया ने गर्दन फिर से मुंडेर की जानिब मोड़ दी। नीचे वकील साहब अपने ब्रीफकेस में से एक फाइल निकालकर ताया अब्बू को दिखा रहे थे। सुलेमान मामू कंपनी के एमडी हैं ना? हाँ, और बाकी शेयर होल्डर्स हैं। और भी बाकी शेयर होल्डर्स हैं। इसका मतलब है मामू की बीमारी के बायस कुछ काम रुक गया होगा। बाकी शेयर होल्डर्स इनसे कुछ दस्तखत करवाना चाहते होंगे। मामू का पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है? मेरे पास, वो बेख्तियार बोली। जहान जरा सा चौंका। असल में बहुत पहले अब्बा ने मुझे अटॉर्नी इन फैक्ट बनाया था और वो सिर्फ इस सूरत में जब वो खुदा न खास्ता काम करने के अहल ना रहे। यानी कि मैं इस वक्त असगर एंड सन्स की एमडी से मुखातिब हूँ। वो मुस्कुराया। अरे नहीं, मैं तो बस अटॉर्नी। इनफैक्ट अब्बा ठीक हो जाएंगे तो वो खुद संभाल लेंगे सब कुछ, और जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक ताया फुरकान संभाल लेंगे। इसके कहने के साथ नीचे देखा। ताया फुरकान अब समझते हुए असबाब में सर हिलाते फाइल के सफ़े पलट रहे थे। इसके लिए इन्हें सुलेमान मामू का पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगा और शायद वो इनसे इसी पे दस्तखत करवाना चाहते होंगे। जहान, हो सकता है कि इनका कोई दोस्त हो और तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हों, और अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हुए तब तुम इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी लेने दोगी? हाँ, क्यों नहीं? ताया फुरकान अब्बा के भाई हैं आखिर। जहां ने जैसे अफसोस से देखा। मादाम, एक बात कहूं, जब बाप किसी काबिल नहीं रहता तो औलाद के लिए जिंदगी बदल जाती है। ये जो आज तुम्हारे साथ है ना, एक दफा कारोबार तुम्हारे हाथ से गया तो तुम्हें किनारे से लगा देंगे। हर किसी पर शक मत किया करो जहान। वो बेजार हुई। ये फुरकान मामू ही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आंखें खोलो अपनी। तुम इन्हें अपने बाप की कुर्सी नहीं दे सकती हया, और देखो वो इधर ही आ रहे हैं। वो बेख्तियार चौंकी। वो दोनों हजरात वाकई तेज कदमों से दरमियानी दीवार के मुनकिश लकड़ी की दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। वो जरा सीधी हुई। जहान के लबों पे हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। मगर जहान, अब्बा की गैर मौजूदगी में इनके अलावा कौन संभाल सकता है कारोबार? मुझे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता। वो मुस्तरिफ से खड़ी हो गई। ताया अब्बा ने घंटी बजाई। नूर बानो किचन से निकलकर दरवाजा खोलने भागी। पता हो या ना पता हो, तुम इन्हें अपनी कुर्सी नहीं लेने दोगी। वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखना। एक पाशा ने जगह छोड़ी तो दूसरे पाशा ने कब्जा कर लिया। वो खड़ा हुआ। झूला धीरे धीरे हिलने लगा। अब चलो, वो अंदर आ रहे हैं। वो उलझी उलझी सी जहान के साथ सीढ़ियां उतरती नीचे आई। ताया अब्बा वकील साहब को बाहर छोड़कर खुद लाउंज में आ खड़े हुए थे। इनके हाथ में फाइल थी, मगर हया को तब भी लग रहा था कि जहां के अंदाजे गलत होंगे। हया, ताया ने उजरत भरे अंदाज में इसे पुकारा। तुम्हारे अब्बा इस कंडीशन में साइन कर सकते हैं? वो आखिरी सीढ़ी पे ठहर सी गई। आपको क्या साइन करवाना है?
सपाट से अंदाज में पूछती वो इनके सामने खड़ी हुई, जहां बहुत सुकून से आखिरी सीढ़ी पे बैठ गया और अब गोया तमाशा देख रहा था। तुम्हारे काम की चीज नहीं है और वो साइन कर सकते हैं या नहीं? ताया अब्बा को इसका सवाल करना सख्त नागवार गुजरा, जहां हल्का सा मुस्कुराया मगर हया ताया अब्बा की तरफ मुतवज्जा थी। वो नहीं कर सकते। डॉक्टर ने इनसे ज्यादा बातचीत करने से मना किया है। वो दानिस्ता लम्हे भर को रुकी। आप मुझे बता दें ताया, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आखिर मैं इन्हें बता रही थी। खिलाफ तवक्को वो एकदम गुस्से में आ गए। दिमाग खराब है सुलेमान का, वो इस तरह कैसे कर सकता है? अब तो वो कर चुके हैं। आखिर मैं इनकी बेटी हूँ, इन्हें मुझ पर भरोसा है। क्या मजाक है ये? वो जैसे झुंझलाए थे। अब सारा काम कैसे चलेगा? क्या मैं जरा सी बात के लिए तुम्हारे पास इधर आता रहूंगा? ओह नहीं ताया अब्बा, मैं आप सबको अपनी वजह से जहमत नहीं दूंगी। किसी को इधर आना नहीं पड़ेगा। मैं कल से खुद ही ऑफिस आ जाया करूंगी। इंटरेस्टिंग। आखिरी जीने पे मुतमईन से बैठे तमाशाई ने दिलचस्पी से इन्हें देखा जो आमने सामने खड़े थे। वो जैसे दोनों की तकरीबन लड़ाई करवा के बहुत लुत्फानंदोज हुआ था। तुम ऑफिस आओगी? तुम्हें क्या पता बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का? दबे दबे गुस्से से उन्होंने हाथ से गोया नाक से मक्खी उड़ाई। क्या फर्क पड़ता है ताया अब्बा? दावर भाई जब पॉलिटिकल साइंस में सिंपल एमए करके आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकते हैं, तो फिर चंद दिन के लिए अब्बा की कुर्सी मैं भी संभाल सकती हूँ। वो लब भी उसके बमुश्किल जब्त करके रह गए। हमारे खानदान की बच्ची अब ऑफिस आएगी, लोग क्या कहेंगे आखिर? वो जरा सा धीमे पड़े। जब वो अपने ताया चचा और तायाजाद भाई के हमरा ऑफिस आएगी तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो पहली दफा मुस्कुराई थी। अजीब रिवाज चल निकले हैं। ताया अब्बा माथे पे बल लिए पलट गए और लंबे लंबे डाक भरते बाहर निकल गए। अपने पीछे दरवाजा उन्होंने जोरदार आवाज में बंद किया था। क्या बात है? वो मुस्कुराकर सताइशी अंदाज से कहता सीढ़ी से उठा। बस ताली नहीं बजाई, वरना अंदाज वैसा ही था। ताया अब्बा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। वो अभी तक मलाल से दरवाजे को देख रही थी जहां से वो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी ज्यादा तहकीर से तुमसे बात करने लगेंगे, बस देखती जाओ। मगर वो ठीक कह रहे थे। मैं कैसे अब्बा की सीट पे बैठ सकती हूँ? मुझे वाकई इनके कारोबार का कुछ नहीं पता। अब पहली दफा इसे फिक्र सताने लगी। ताया के सामने जो बड़े बड़े दावे किए थे, इनको साबित करने के लिए वो क्या करेगी? एकदम से बहुत सा बोझ इसके कंधों पे आ गिरा। हया, जब तुमने उस रात मुझे वो सारी बातें बताई थी तो मैंने तुम्हारे बारे में 2 आराय कायम की थी। पहली ये कि जो लड़की किसी की मदद लिए बगैर इतना कुछ खुद ही तन्हा सहती है वो बहुत मजबूत होती है। शायद चंद माह कबल तुम इतनी मजबूत ना हो, मगर अब हो गई हो। वो नरमी से कहता इसके सामने आ खड़ा हुआ और वो अभी तक दरवाजे को देख रही थी। और दूसरी ये कि तुमने इस साइको ऑफिसर का पजल हल कर लिया, जिससे मुझे लगा कि तुम एक समझदार और ज़हीन लड़की हो जो मामूली सी बातों से भी अपने मसाइल के हल ढूंढ लेती है। यकीन करो, बिजनेस संभालने के लिए किसी डिग्री या ज्यादा कॉमन सेंस, मजबूत आसाब और जहानत की जरूरत होती है। वो सब तुम्हारे पास है, फिर फिक्र कैसी? इसने दरवाजे से निगाहें हटाकर जहान को देखा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो बहुत पुरुम्मीद अंदाज से इससे पूछा। बिल्कुल भी नहीं। जो करना है अकेले करो और खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। एक लाताल्लुक सा तबसरा करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इसने तिल मिलाकर इसे जाते देखा। आखिर इसने मदद मांगी ही क्यों इस आदमी से? सोचा भी कैसे कि वो इसकी मदद करेगा। वो तो जहान था। वो तो हमेशा से इसे तन्हा छोड़कर जाने का आदी था। अब वो क्या करेगी? सर हाथों में थामे वो सोफे पे गिर गई। इसकी अना का सवाल था। ताया के सामने इतने दावे करके वो पीछे नहीं हट सकती थी। पीछे हटने का रास्ता अब बंद हो चुका था। इसे कल से वाकई ऑफिस जाना पड़ेगा, वो जानती थी। चंद दिन की तो बात है, इसने खुद को तसल्ली दी। नेक्स्ट पार्ट। रात वो अब्बा से मिलने गई जब फातिमा करीब नहीं थी, तो इनके हाथ पकड़कर नरमी से इसने अपने फैसले का बताया। सारी बात सुनकर वो नहीफ से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराए। बाकिर साहब से मिल लेना, वो तुम्हें काम समझा देंगे। बहुत धीमी आवाज में बस वो इतना सा कह पाए। और जिशान मेरा दोस्त है, कोई मदद चाहिए हो तो इसे कह देना। फिर उन्होंने आंखें मोल ली। बीमारी वाही शय नहीं थी
जो इंसान को ढा सकती है। दुख ज्यादा जोरावर होते हैं, वो भी टूट चुके थे और इसे रुहेल पे पहले से ज्यादा गुस्सा आया था। फातिमा से सामना हुआ तो बस सरसरी सा बताया कि मैं कल अब्बा के ऑफिस जाऊंगी। उन्होंने हैरत से देखा। क्यों? अब्बा ने कहा था। अच्छा, आप ये कारोबारी बातें इनसे मत कीजिएगा, डॉक्टर ने मना किया है। वो निगाह बचाकर पास से निकल आई। वो फातिमा को जानती थी, इसे मालूम था कि वो उसके फैसले पे बहुत खुश नहीं होंगी और खुश तो शायद खुद भी नहीं थी। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। ये तो जहां था जिसने इसे फंसवा दिया था और फिर खुद पीछे हट गया था। नेक्स्ट पार्ट। सुलेमान साहब का ऑफिस बहुत निहायत पुरताइश अंदाज में आरास्ता किया गया था। ग्रे और गहरे नीले की तकसीम के साथ सफेद चमकते मार्बल टाइल्स, कीमती पर्दे, शहाना सा फर्नीचर, इसमें ऊंची स्याह घूमने वाली कुर्सी की तो शान ही अलग थी। फिर वो इस वक्त बैठी थी जिस पर वो इस वक्त बैठी थी, अपने सिल्क के स्याह अबाए में मलबूस, दोनों कोनियां कुर्सी पे जमाए, उंगलियों से दूसरे हाथ में मौजूद प्लेटिनम घुमाते हुए टेक लगाकर बैठी। वो संजीदगी से सर हिलाती बाकिर साहब की ब्रीफिंग सुन रही थी। नफासत से किए गए नकाब में से छलकती आंखें मुतवज्जह अंदाज में सुकड़ी हुई थी। वो ढेर उम्र और शरीफुल्लाह इंसान लगते थे और आप पूरी जाफशानी से अब्बा की कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आगाही दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के जेर तामीर प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स, वो सब सुन रही थी, मगर बाज इस्तिलाहात बहुत मुश्किल थी। इसे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रह रहकर इसे कारोबारी मामलात में अपनी कम अक्ली महसूस हो रही थी, कम इल्मी महसूस हो रही थी। वो खुद को समझा रही थी कि ये अफसोस भी कम इल्मी का है, ना कि ताया को यूं चैलेंज करने का, मगर शायद आखिरी उल जिक्र पे इसे ज्यादा अफसोस हुआ। कंपनी में 40% शेयर आपके वालिद के हैं मैम, 20% फुरकान साहब के, 20% जाहिद साहब के और 10% सेठी साहब के हैं। और आखिरी 10%। वो पहली दफा इसने जुबान खोली और साथ ही ऑफिस का दरवाजा खोला। हया ने चौंक कर देखा और फिर नागवारी की एक लहर ने इसे सर से पांव तक घेर लिया। अगर इसे थोड़ा सा भी ख्याल आता कि आखिरी 10% शेयर होल्डर्स वलीद लगारी हो सकता है तो वो कभी ऑफिस ना आते। ओह, आप ऑफिस आई हैं? वो आप पे जोर देता तंजिया मुस्कुराहट के साथ बहुत एतमाद से चलता अंदर आया। बाकिर साहब के चेहरे पे नागवारी उभरी, मगर वो खामोश रहे। तो सुलेमान अंकल की सीट आपने संभाल ली है? इनके सामने कुर्सी खींचकर वो टांग पर टांग रखकर बैठा। क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपने तुर्की से ली है? मगर अब्बा को तो आपने बताया था कि आप LLB कर रही हैं। तमस्कुराना अंदाज में कहता वो वाज़ेह तौर पर इस रात का हवाला दे रहा था। ये तय था कि पहली दफा निकाब में देखकर अगर वो फौरन इससे पहचान गया था, वो तो वजह यही थी कि इसने बाहर स्टाफ से इसकी आमद के बारे में सुना था। तभी वो इतने एतमाद से बेधड़क इस ऑफिस में दाखिल हुआ था जिससे वो गालिबन हमेशा होता था। तो मैडम MD, क्या इरादे हैं आपके? क्या आप इस ऑफिस में तालिबानाइजेशन राइज हो जाएगी? वो जो खामोशी से लब भिंचे इसकी बात सुन रही थी, इसने दाएं अब्रो सवालिया उठाई। सियाह निकाल से झलकती आंखों की तख्ती वाज़ेह थी। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? बाकिर साहब, ये कौन साहब है? मैम, ये लगारी साहब के। पहचान तो खैर आप गई हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाएंगी। वलीद लगारी कहते हैं मुझे। और वलीद साहब, मेरी एक बात का जवाब दें। मुतवाज़िन लहजे में बात काटते हुए वो आगे को हुई और एक दूसरे में फंसे हाथ मेज पे रखे वो इस्तेज़ाई अंदाज से बोले जा रहा था, रुक गया। वलीद साहब, क्या मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाया था? वलीद ने हंसकर सर झटका। मैडम हया, बल्कि मिसेस हया, अब जब आपको इधर काम। वलीद साहब, क्या मैंने आपको ऑफिस में बुलाया था? वो पहले से बुलंद और दुरुस्त आवाज में बोली। वलीद की भवें सूखी। सुलेमान अंकल के ऑफिस में आने के लिए मुझे इजाजत। वलीद साहब, क्या मैंने आपको ऑफिस में बुलाया था? वो बेहद ऊंची आवाज में कहती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाकिर साहब भी एहतरामन साथ ही उठे। ताबेदारी का सबूत, वफादारी का एहसास। वलीद की पेशानी के बल गहरे हो गए। वो तेजी से उठा। सुलेमान अंकल मेरे साथ ये सलूक कभी बर्दाश्त ना करते। मैं आपके साथ इससे भी बदतर सलूक कर सकती। बाकिर साहब, इन साहब को बाहर जाना है, प्लीज दरवाजा खोल दें।
बाकिर साहब ने जरा तजज्जुब से इसे देखा, फिर पलटने ही लगे थे कि वलीद ने हाथ उठाकर इन्हें रोका। मैं देखता हूँ आप इस ऑफिस में कितने दिन रहती हैं। एक खुशमगी निगाह बाकिर साहब पर डालता वो तेजी से पलटा। हया ने कुर्सी पे वापस बैठते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। दरख्शां, अगर ये आदमी मुझे दोबारा बिला इजाजत अपने ऑफिस में दाखिल होता नजर आया तो आपकी छुट्टी। सुन लिया आपने? और सुना या तो इसने और सुना या तो इसने वलीद को था और सुनाया तो इसने वलीद को था जो इसकी बात खत्म करने के बाद ही बाहर निकला था। जी मैम। अब्बा की सेक्रेटरी बौखला गई। बैठी। रिसीवर वापस रखते हुए इसने बाकिर साहब को बैठने का इशारा किया। बाकी 10% शेयर्स इनके पास है मैम। बाकिर साहब ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। तब तक वो चंद गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज कर चुकी थी। पहले उमैर लगारी ऑफिस आया करते थे, मगर गुज़िश्ता 1 माह से वो इलाज के सिलसिले में बैरूने मुल्क हैं। चंद मजीद तफसीलात के बाद वो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मुतवक्किल मीटिंग के बारे में बताने लगी। मैम, एक ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट है, हमें वो हासिल करना है, और यानी कि ट्रेडर्स की नीलामी है और हमें नीलामी जीतनी है। इसने दबे दबे जोश से इनकी बात काटी। गुजरते गुजरते कभी कोई सोप सीरियल देखती थी तो इसमें अमूमन ट्रेडर्स की नीलामी हो रही होती थी और मुखालिफ कंपनियां बोली लगा रही होती थी। सो कम से कम कुछ तो पता था इसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुतालिक। बाकिर साहब लम्हे भर को खामोश हुए, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं मैडम, ट्रेडर्स की नीलामी का मामला नहीं है। अच्छा, इसने खपत छुपाते हुए सर हिला दिया। अब वो दरमियान में नहीं बोलेगी, खामोश रहकर बस सुनेंगे। असल में एक ग्रुप ट्रेड सेंटर बनाना चाह रहा है। वो इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों के आइडियाज देखना चाहता है कि कौन इनकी जमीन को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करके ट्रेड सेंटर बना सकता है। अगर हमारा आइडिया अप्रूव हो गया तो वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। मैं हेड आर्किटेक्ट को भेजता हूँ, वो आपको मजीद ब्रीफिंग देंगे। बाकिर साहब मुअद्दब अंदाज में उठते हुए बोले। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग साहब दरमियानी उम्र के तजर्बाकार इंसान थे, मगर इनका अंदाज यूं था गो कि इनके सामने कोई अनपढ़ लड़की बैठी हो जिसको ब्रीफिंग करना अपनी शान में तौहीन समझते हैं। जानबूझकर मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए वो बहुत लापरवाही से इसको अपना काम दिखा रहे थे। ये ट्रेड सेंटर है, ये पार्किंग लॉट है, यहाँ हम यूं करेंगे, यहाँ यूं। हया इसी अंदाज में कमर सीट से टिकाए हथेलियां मिलाए बैठी बहुत तहम्मुल से इनकी बात सुन रही थी। अब आपको तो इतना पता नहीं होगा मैम, बहरहाल मैं इतना शानदार प्रोजेक्ट प्लान है कि इमारत देखते ही ग्राहक फौरन से कार इधर पार्क करेगा और शॉपिंग शुरू कर देगा। खैर, मैं तो इसको मौत के कुएं में भी कार पार्क ना करूं। कार को कुछ हो गया तो रोहेल कभी नहीं छोड़ेगा कि वो इसकी कार थी, मगर अब तो रोहेल ने बहुत कुछ छोड़ दिया और कार तो जहां के पास थी। पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। उफ, हया काम पे तवज्जो दो। वो सर झटक कर इनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। डिजाइन के इसे वाकई कुछ भी समझ नहीं आई थी, लेकिन अगर वो इतने काबिल आर्किटेक्ट इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे तो यकीनन वो बहुत अच्छा होगा। वो कायल हो गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इसकी तवक्का से ज्यादा बुरी रही। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई तो लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों एतराज कुर्सियों की कितारों पर सूटेड बूटेड अफराद मुंतजिर बैठे थे। सरबराही कुर्सी खाली थी। वो फाइल संभाले तेज तेज कदमों से चलती कुर्सी तक आई। कोई इसके लिए खड़ा ही नहीं हुआ। इसने मेज पर पर्स रखा और कुर्सी संभालते हुए फाइल खोली। फिर गर्दन उठाकर देखा तो सब मर्द हजरात इसी की तरफ मुतवज्जह थे। ताया फुरकान, जाहिद चचा और भाई वलीद, चंद गैर शनासा चेहरे। लम्हे भर को इसका एतबार डामाडोल हुआ। जो लड़की इतना कुछ तन्हा सहती है वो बहुत मजबूत लड़की होती है। इसने फौरन खुद को संभाला।
तमहीद के बाद वो अपने अजली पुरएतमाद और दो टोक अंदाज में कहने लगी, सुलेमान असगर की अटॉर्नी इनफैक्ट होने के नाते इनकी सेहतयाबी तक मैं इनकी सीट संभालूंगी। मुझे उम्मीद है किसी को एतराज नहीं होगा। एतराज तो खैर है, मगर क्या किया जा सकता है। ताया फुरकान ने नागवारी छुपाने की कोशिश किए बगैर हाथ झुलाकर कहा। इसने गर्दन मोड़कर बहुत संजीदगी से इन्हें देखा। जी सर, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को एतराज होगा, मगर चूंकि आप मेरे साथ हैं इसलिए मुझे इनकी परवाह नहीं। अब काम की बात पे आते हैं। इनको कुछ इस तरह से घेरा कि ना वो हाँ कर सके ना ही ना। वो मीटिंग के मकासद की तरफ आ गए। इसकी गलतफहमी थी कि वलीद दोबारा इनके रास्ते में नहीं आएगा। वलीद समेत तकरीबन सभी, हत्ता के दावर भाई भी तमाम अरसे में इससे बात बे बात सवाल करते रहे, जानबूझकर कंफ्यूज करने वाले सवाल, और फिर इसकी तवज्जो पे इस्तेज़ाइया अंदाज में सर झटक दिया। गुस्सा इसे आया, मगर इसे आयशा गुल की अच्छी लड़की की तरह तहम्मुल से काम लेना था। लेकिन आखिर में इसका सब्र जवाब दे गया जब दावर भाई ने बहुत चुपते हुए अंदाज में कहा, मैडम आपको तो LLB भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप एक कंस्ट्रक्शन फर्म की पेचीदगियां कैसे समझ पाएंगी? जब आप 4 साल में 2 दफा इंग्लिश लैंग्वेज में सप्ली लेकर BA कर सकते हैं और सिंपल MA करके आज इधर बैठकर मुझसे सवालों जवाब कर सकते हैं, तो फिर मुझे यकीन है कि मैं भी जल्द ही कंपनी की पेचीदगियां समझ जाऊंगी। बहुत सुकून से कहती वो उठ खड़ी हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। दावर भाई का चेहरा सुर पड़ गया। वहां परवाह किसे थी? वह अस्सलाम वालेकुम कहकर अपनी चीजें उठाकर उसी एतमाद और वकार के साथ चलती दरवाजे की सिमत में बढ़ गई जिसके साथ वह अंदर आई थी। सुलेमान असगर की मगरूर बेटी। पीछे से इसने किसी को कहते सुना था, मगर वो बाहर निकल गई। परसों प्रेजेंटेशन थी और अगर वो अच्छी सी प्रेजेंटेशन देकर प्रोजेक्ट अप्रूव करवा ले तो वो इन शाम मर्दों में ये साबित कर देगी कि सुलेमान असगर का इंतखाब दुरुस्त था। नेक्स्ट बात। बेड पे लैपटॉप के सामने बैठी की पैड पे उंगलियां तेज से चलाती वो पूरे दिमाग से अपने काम की तरफ मुतवज्जा थी। प्रेजेंटेशन के लिए वो मुकम्मल तैयारी से जाना चाहती थी ताकि कोई इस पे उंगली ना उठा सके। मुसलसल काम के बाद इसके हाथों में दर्द हो रहा था। सर के पिछले हिस्से में भी हल्की चीजें उठ रही थी। इसका इरादा वो काम खत्म करने के दवा लेकर सोने का था। हया फातिमा से पुकारते हुए कमरे तक आई। सुबह अब्बा को घर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बायस अब वो बिलाखिर सब एक छत तले थे। क्या कर रही हो? इसके लिए कागजों, फाइल और लैपटॉप को देखकर फातिमा ने अफसोस से सर हिलाया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? साइमा भाभी बहुत खफा हो रही थी। जबकि ताया की मौजूदगी में तुम खुद करोगी तो सब कहेंगे कि इन पे बेएतबारी जाहिर की जा रही है। मुझे यही बेहतर लगा अम्मा। अब्बा ने मुझे अपना अटॉर्नी इनफैक्ट बनाया था तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। वो स्क्रीन से निगाहें हटाए बिना बोली। अच्छा, कल अरसल का वलीमा है, क्या पहनोगी? उफ, ये शादियां। जब से अब्बा बीमार हुए थे इन चीजों का दिल ही नहीं करता था। अरसल इनका सेकंड कजन था, फिर भी मेहंदी शादी पे वो और फातिमा नहीं गई थी। अब वलीमे पे जाना जरूरी था। कुछ भी पहन लूंगी, मिक्स्ड गैदरिंग होगी। इनकी उंगलियों से दर्द अब कलाइयों तक सरायत कर रहा था। हाँ, मिक्स्ड ही है, मगर प्लीज उस दिन की तरह दुपट्टा मत लपेट लेना। फातिमा इसके करीब बेड पे बैठी नरूठेपन से बोली। पर अम्मा, मिक्स्ड गैदरिंग जो है निकाब तो करना पड़ेगा। वो अभी तक स्क्रीन की जाने मुतवज्जह थी। इसे पता नहीं चला कि इसने किस शय को दावत दे डाली है। निकाब किस लिए? क्या हो गया है तुम्हें? वहां किससे करना है निकाब? कजन की शादी है, वहां सब अपने ही होंगे। और हैरत और गुस्से से बोली। हया ने रुककर इन्हें देखा। अपना तो कोई नहीं होता अम्मा, वो कजन हैं, सगे भाई तो नहीं हैं। अब जब करती हूँ निकाब तो ठीक से करूं। इसे सर के पिछले हिस्से से दर्द अब बाजू तक बढ़ता महसूस हो रहा था, यूं जैसे इसकी अनदेखी उंगलियां हों और इसके सर को आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में ले रहा। तुम पागल हो गई हो। तुम फंक्शन में बुर्का ओढ़ोगी? बुर्का नहीं ओढ़ रही, बड़े दुपट्टे से ही काम चला लूंगी। मिक्स गैदरिंग जो है, इसने हत्तुल वसा लहजे को नर्म और धीमा रखने की कोशिश की, मगर मिक्स गैदरिंग
में भी मर्दों और औरतों की टेबल्स अलग अलग होती हैं। हया, मर्द दूर होते हैं। वो दूर कहाँ, सामने ही तो बैठे होते हैं। दरमियान में स्क्रीन तो हाइल नहीं होती। और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फिर रहे होते हैं वो और अरसल भाई के, वो तो हमेशा ही औरतों की तरफ रहते हैं। वो तो बच्चे हैं हया, 20-20 साल के बच्चे हैं। तुम बहस क्यों कर रही हो? दर्द की लंबी उंगलियां अब इसकी कनपटी से होती पेशानी को अपने शिकंजे में ले रही थी। तकलीफ हर पल बढ़ती जा रही थी। नहीं अम्मा, बहस तो नहीं कर रही, वजाहत कर रही हूँ अपने निकाब की। अच्छा, पहले तुम निकाब नहीं लेती थी? पहले तो तुम बड़ी मॉडर्न थी। वो चुप हो गई। जमाना जालियत का ताना कैसे चाबक की तरह लगता है, काश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके। जी मैं पहले नहीं लेती थी, लेकिन अब करती हूँ तो मुझे प्रॉपर तरीके से करने दें। तुम शादी पे निकाब लोगी तो लोग क्या कहेंगे? नहीं लूंगी तो अल्लाह क्या कहेगा? कुछ नहीं होता है, ऐसे भी तो कितने गुनाह कर लेते हैं, गीबत, गिले, ये सब गुनाह नहीं होते। क्या सिर्फ निकाब ना करना गुनाह है? दर्द की फौलादी गिरफ्त इसके सर को जकड़ लेने के बाद अब गर्दन में फैलती जाती है। इसे कंधों पर शदीद दबाव महसूस होने लगा। अम्मा, मैंने कब कहा कि मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुनाह नहीं करती, लेकिन अब मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ तो मुझे मत रोकें। इसे लगा वो इल्तिजा कर रही है, मिन्नत कर रही है। वो बनु कुरैज़ा से मिन्नत कर रही थी। अच्छा, पहले तो तुमने कभी एहसास नहीं किया कि गुनाह सवाब क्या है। जब अब्बा और ताया कहते थे तब तो तुम नहीं मानती थी। फिर वही पहले का ताना। तो अम्मा, अगर मैं ताया के कहने पर अल्लाह की मानती तो मैं काबिल कबूल होती, मुझे शाबाश मिलती और वाह वाह भी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से अल्लाह की मानूं तो मैं काबिल कबूल नहीं हूं। इसने दुख से इन्हें देखा। वो मांस की बर्छी की तरह जख्मी करती अजियत कंधों से गुजरती सीने में उतर रही थी। मुझे बेकार के दलाइल मत दो। अपना एलएलबी मुझ पे मत झाड़ो। निरम की मंगनी पे थोड़े लोग थे, बात दब गई। लेकिन अब इतने बड़े फंक्शन में निकाब लोगी तो जानती हो लोग कितनी बातें करेंगे। आप लोगों से डरती हैं, जबकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि इससे डरा जाए। और लोगों का क्या है? साइमा ताई तो पहले ही मुझ पे बातें बनाती रहती हैं। मगर फातिमा बेजार हो चुकी थी। हया, शादियों में कौन हिजाब लेता है? मैं लेती हूँ और मैं लेकर दिखाऊंगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रही कि अगर मैं अपने खानदान की वो पहली लड़की हूँ जो शादियों में हिजाब लूंगी, तो मैं वो पहली लड़की बनूंगी अम्मा। तकलीफ इसकी शरियानों में से किसी सियाल मादे की तरह तैरती, अंदर सब कुछ जलाती, दिल में कतरा कतरा गिरने लगी थी। हया, शादियों पे तो खैर होती है। नहीं अम्मा, शादियों पे ही तो, इन तकरीबात से ही तो खैर कम और शर ज्यादा निकलते हैं। कितना बुरा लगेगा तुम निकाह में बैठी होगी। इन्हें रह रहकर इसकी कमअक्ली पर अफसोस हो रहा था। किसको बुरा लगेगा? लोगों को, मगर अल्लाह को अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी हम जो निकाह नहीं करते तो हम सब काफिर हैं। हाँ, हम सब बहुत बुरे हैं। मैंने ये कब कहा अम्मा? मैं खुद निकाब लेती हूँ मगर किसी दूसरे पे तो तनकीद नहीं करती। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती अम्मा। इसकी आवाज भीग गई। दर्द अब इसके दिल को काट रहा था, उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहा था। खंदक की कोई जंग बन्नू कुरैज़ा के बगैर नहीं लड़ी जाती। इसे भी बन्नू कुरैज़ा मिल गया था और वहां से मिला जहां से इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। तो मत कहो, मगर तुम्हारा हिजाब चीख चीख कर यही कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब बुरे हैं। उन्होंने हाथ उठाकर चमक कर कहा। वो कहीं से भी एक महज़िब और तालीम याफ्ता खातून नहीं लग रही थी। अम्मा, अगर कोई ऐसा समझता है तो ये इसके अंदर की अपनी इनसिक्योरिटी है। मेरा क्या कसूर? मैं तो किसी को बुरा नहीं समझती, मैं तो बस आग से बचना चाहती हूँ। तो ये सब पहले क्यों नहीं करती थी? बचपन से इल्म था तुम्हें जहन्नम की आग का या नहीं इल्म था? पहले सिर्फ इल्म था अम्मा, अब यकीन आ गया है। इसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। क्या लोगों ने वाकई समझ लिया है कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? अच्छा, सिर्फ पर्दा ना करना गुनाह है, माँ की बात ना मानना गुनाह नहीं है। क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने कि वालिदैन को उफ भी नहीं करते? इसने जवाब में एक गहरी सांस ली। अम्मा, आपको पता है और मुझे भी पता है
कि आप इस आयत को गलत जगह पे गलत तरीके से कोट कर रही हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मगर मैं अल्लाह ताला को भी नाराज नहीं कर सकती। बस करो, पता है मुझे ये सब तुम जहां के लिए कर रही हो वही है ऐसी दकियानुसी सोच का हामिल। तुर्की में रहकर भी फर्क नहीं पड़ा इसे। देखती हूँ मैं किस तरह रोज फजर में मस्जिद जा रहा होता है। अम्मा, कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब लेने लगे तो सब ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि वो किसी के दबाव में आकर ये कर रही। कोई ये मानने को तैयार क्यों नहीं होता कि इस लड़की का अपना दिल भी कुछ करता है। मगर पहले तो तुम नहीं करती थी ना। वो गुस्से से कह उठी। और करो, जिसने भी करना है करो। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। वो तन फन करती बाहर निकल गई। उल्टी छुरी अभी तक इसके दिल को काटे जा रही थी। खून के कतरे अंदर ही अंदर गिर रहे थे। माएं भी बाज दफा कितना दिल दुखाती हैं, मगर इन्हें कभी एहसास नहीं होता। इसकी आंखों को हथेली की पुछ से रगड़ा, मगर आंसू फिर भी उबल रहे थे। जाड़े और भूख की तकलीफ में खंदक खोदना कितना कठिन होता है, या बनु कुरैजा की बेवफाई सहना। इसने खुद से पूछा, और अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तब। इसका दिल अभी भी तकलीफ से रस रहा था।